Rahim. Today's topic of discussion is pathology of aging. तो एजिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एजिंग। तो एजिंग इज टाइम डिपेंडेंट प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शन। वक्त के साथ साथ आपकी ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी कम होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और जब ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे तो डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये है एजिंग। तो ये डिक्लाइन कैसे होता है और क्या आपको हर सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलती है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो एजिंग क्या है? टाइम डिपेंडेंट प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शन। जब ऑर्गन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें डिजीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? अब किन मैकेनिज्म से एजिंग होती है? तो एजिंग करवाने के लिए तीन बेसिक मैकेनिज्म है। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 एपीजेनेटिक, नंबर 3 मेटाबॉलिक। क्लियर? इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक। जेनेटिक्स में ये होता है कि जो आपके सेल डिवाइड करते हैं तो जो सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के जो एंड्स वाले डीएनए है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टेंड होना शुरू हो जाते हैं। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? टीलोमर कहते होते हैं, टीलोमर। नॉर्मली इनको बढ़ाने वाला एंजाइम टीलोमरेज होता है, लेकिन हर सेल में नहीं होता। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है क्रोमोसोम की एंड्स शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड टीलोमेयर। तो टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं जिससे सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। दूसरा एपिजेनेटिक चेंजेस। एपिजेनेटिक चेंजेस में डीएनए की मिथाइलेशन या हाइपर मिथाइलेशन या डी मिथाइलेशन आ जाती है। मिथाइलेशन से या डी मिथाइलेशन से जीन एक्टिव हो सकते हैं या जीन काम करना बंद हो सकते हैं। और मेटाबॉलिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एज के साथ साथ काम करना बंद कर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गन बाय ऑर्गन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ब्लड वेसल स्टिफ होना शुरू हो जाती है। जब ब्लड वेसल स्टिफ हो जाएगी तो हम कहेंगे आर्टरी की कंप्लायंस क्या हो गई है? कम हो गई है। आर्टरी कम ब्लड को होल्ड कर पाएगी। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस, सख्ती बढ़ गई है। क्लियर? तो नंबर 1 चीज आर्टीरियल कंप्लायंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस बढ़ जाती है एज के साथ साथ। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो अयोटा है, मेन पाइप, वो वाइडन होना शुरू हो जाता है। अयोटा का डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। नंबर 3 जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो कम हो जाती है, लेकिन जो मसल वाल है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सिग्मोइड शेप बन जाता होता है। तो एज के साथ साथ क्या होती है? वेंट्रिकल की कैविटी छोटी हो जाती है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सिग्मोइड शेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। जाहिर हार्ट में हाइपरप्लेजिया नहीं होता। चौथी चीज क्या होगी? चौथी चीज ये होगी कि जो वैल्व्स हैं उनकी कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ लेफ्ट एट्रियम की जो कैविटी साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा डायलिटेशन वगैरह की वजह से, क्योंकि इसमें तो इतनी हाइपरट्रॉफी नहीं होती। तो लेफ्ट एट्रिया का कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो वैल्व्स हैं उनकी कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा एज के साथ साथ। क्या फार्मूला होता है मैक्सिमम हार्ट रेट का? कि फार्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस एज। जैसे मेरी एज है तकरीबन 26, तो मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए 194 तक। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरी ज़िंदगी को खतरा है। नेक्स्ट है जीआईटी पढ़ते हैं। तो जीआईटी के ऊपर क्या मिलेगा? एज के साथ साथ जो आपकी जीआईटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। स्पेसिफिकली जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज गर्ड आपको देखने को मिलता है। नंबर 2 जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन है वो म्यूकस से होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन से होती है, वो कम हो जाती है। जब ये प्रोटेक्शन कम होती है तो अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो गई है तो गर्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? ठीक हो गया। और अगर कोलोन की मोटिलिटी कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डेट इज़ वाई बूढ़े लोगों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती होती है। लेट्स डिस्कस हिमेटोपोइटिक।
तो जो ब्लड वाला सिस्टम है हिमेटोपोइटिक पे क्या होगा, अब जो बोन मैरो है वो ब्लड फैक्ट्री है, लेकिन एज के साथ साथ बोन मैरो का मैस कम होता रहता है, यानी बोन मैरो में जो मैरो का मैस है वो कम होगा और उसको रिप्लेस कौन करेगा, फैटी टिश्यू। तो बोन मैरो का मैस कम हो जाएगा, उसको फैटी टिश्यू रिप्लेस कर लेगा। क्लियर। और जो स्ट्रेसेस ऐड होते हैं, लाइक अगर किसी का ब्लड लॉस हो जाता है या इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो स्ट्रेस आना होता है रिकवरी वाला वो रिलेटिवली लेस आता होता है, तो लेस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर ये भी देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो एजिंग होती है ना, एजिंग में आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वो आपका डेफिशिएंट हो जाता होता है। थाइमस में टी सेल्स की मेच्योरेशन होती है, वो ऑलरेडी श्रिंक हो जाता होता है। जब थाइमस श्रिंक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, थाइमस के श्रिंक होने से टी सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब टी सेल्स की प्रोडक्शन कम होती है, अगर हेल्पर टी सेल्स नहीं होंगे तो बी सेल्स की भी मेच्योरेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी इधर इम्यूनिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो न्यू सेल्स हैं वो बन नहीं पाएंगे। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या हो जाएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल का साइज कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया के स्केलेटल मसल का मैस कम हो गया है। नंबर 2, बोन मैस कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपिनिया। और इसके अलावा ज्वाइंट कार्टिलेज थिन आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ओस्टियो आर्थराइटिस देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स एज के साथ साथ लॉस होना शुरू हो जाते हैं, जाहिर है वो तो ग्रो ही नहीं करते होते। नंबर 2, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लेकिन ब्रेन का फंक्शन फिर भी इंटैक्ट रहता है, सिवाय माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन के। इसके बाद स्पेशल सेंसरी। स्पेशल सेंसरी में रट्टा मार लेना कि 4 आपने प्रेस बायोपिया पढ़ने हैं, 4 प्रेस बायोपिया। वैसे दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपकी एज के साथ साथ एकोमोडेशन नहीं हो पाती, नियर विजन खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया के अंदर नियर विजन या एकोमोडेशन ये खराब हो जाती है। एज के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, इसको प्रेस बाइक्यूसिस कहते हैं, और स्मेल और टेस्ट भी कम हो जाता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, स्किन वगैरह पे आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो स्किन के अंदर, तो स्किन में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है। स्किन के अंदर 2 टाइप्स की एजिंग होती है, एक इंट्रिंसिक या क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक होती है जिसको फोटो एजिंग कहते हैं। क्लियर। तो हम इसको डिस्कस करते होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि स्किन में होगा क्या। नंबर 1, एज के साथ साथ स्किन की एट्राफी हो जाएगी, डर्मल और एपिडर्मल उनका जो जंक्शन है वो फ्लैट हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो स्किन है उसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों की कमी हो जाएगी। जब कोलेजन फाइबर कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जब इलास्टिन फाइबर कम होगा तो स्किन में रिंकलिंग देखने को मिलेगी। और एज के साथ साथ जब स्किन इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है और वीक हो जाती है तो उसमें सिनाइल परपरा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती है। इसके साथ साथ हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्वेट ग्लैंड की क्वांटिटी रिलेटिवली कम हो जाती है, और सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो तो स्किन ड्राई हो जाती है। दिस इज जीरोसिस क्यूटिस। अब ये 2 तरह की चेंजेस थी, इंट्रिंसिक एजिंग और दूसरा एक्सट्रिंसिक एजिंग। जो इंट्रिंसिक एजिंग है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग है, दिस इज जस्ट द टाइम। मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ना, तो जो डर्मिस के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है उनकी बायोसिंथेटिक कैपेसिटी कम हो जाती है। बायोसिंथेटिक कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी फाइब्रोब्लास्ट अपने कोलेजन वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो स्किन थिन हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड कम हो जाएंगे तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, सेबेशियस ग्लैंड कम हो जाएंगे तो स्किन ड्राई हो जाती है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक एजिंग,
या फोटो एजिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। सन एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, सन एक्सपोजर की वजह से यूवी लाइट का एक्सपोजर होता है। यूवी लाइट कोलाजन और इलास्टिन को डिस्ट्रॉय कर देती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। जिसकी वजह से क्या होगा, जो जो डिग्रेडेड स्टफ होता है ना वो डर्मिस में इकट्ठा हो जाएगा और इसको बोलते हैं सोलर इलास्टोसिस। सोलर इलास्टोसिस, तो इसको रट्टा मार लेना। तो ये सोलर इलास्टोसिस आपको फोटो एजिंग में देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं रीनल के ऊपर। तो किडनी में क्या होगा, एज के साथ साथ नेफ्रॉन लॉस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जीएफआर कम होती रहती है। किडनी का ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और किडनी के जो सारे फंक्शंस है लाइक हार्मोनल फंक्शंस है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं और साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव। तो मेल्स में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा। मेल्स के अंदर टेस्टिस की एट्रफी होगी। जब टेस्टिस की एट्रफी होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो जाती है। दूसरा, एज के साथ साथ प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तीसरा, इरेक्शन स्लो हो जाती है, इजैकुलेशन भी स्लो हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्गर होता है कि वापस इजैकुलेशन वापस इरेक्शन आने में टाइम लगता होता है। ठीक हो गया। और लिबिडो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन एज कंपेयर टू फीमेल फिर भी मेल में बाकी रहती है। क्लियर। अब आ जाते हैं फीमेल्स में। तो जब एज गुजर जाती है, मीनोपॉज को क्रॉस करती है फीमेल, तो उनमें वुल्वो विजाइनल एट्रफी हो जाती है। वुल्वा और वजाइना की एट्रफी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। इसके अंदर वजाइना शॉर्ट हो जाती है, थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वजाइना में जो लैक्टोबैसिलस थे वो नहीं होते, तो पीएच इंक्रीज कर जाएगी बजाय डिक्रीज होने के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है मीनोपॉज की वजह से। लास्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर। एज के साथ साथ आपके इलास्टिक फाइबर टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इलास्टिक रिकॉइल लॉस हो जाती है। जब इलास्टिक रिकॉइल लॉस हो जाएगी तो लंग्स की कंप्लायंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो पहला पॉइंट है लंग्स की कंप्लायंस बढ़ जाती है क्योंकि इलास्टिक फाइबर टूटना शुरू हो गया। लेकिन जो चेस्ट वाल कॉम्प्लायंस है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एज के साथ साथ स्टिफनेस बढ़ती रहती होती है, जो रिब्स है वो स्टिफ हो जाती है। क्लियर। अगला है कि एज के साथ साथ रिस्पायरेटरी मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब रिस्पायरेटरी मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो लंग्स के वॉल्यूम्स लाइक फोर्स एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी एफवीसी ये भी डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता होता है। टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है। इसके साथ साथ एल्वियुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट बढ़ जाता होता है। ये क्यों बढ़ जाता है? इट माइट बी ड्यू टू के फाइब्रोसिस हो जाती है किसकी, जो बैरियर होता है रिस्पायरेटरी बैरियर, जिसकी वजह से वी ओवर क्यू मिसमैच बढ़ जाता होता है, वेंटिलेशन जाया हो रही है। वंस अगेन हाइपोक्सिया और हाइपर कैपनिया, उसके नतीजे में जो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स आता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। खांसी रिलेटिवली लेस विगोरस होती है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस स्लो होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। तो ये था हमारा एजिंग के साथ चेंजेस। तो अब हम पढ़ लेते हैं लाइपोफ्यूसिन। तो जो लाइपोफ्यूसिन है दिस इज वेयर एंड टेयर पिगमेंट। वेयर एंड टेयर के नॉर्मल एजिंग के साथ हमारे सेल के अंदर जो पिगमेंट इकट्ठा होता है उसको लाइपोफ्यूसिन कहते हैं। तो ये येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट होता है। अब इसकी कंपोजिशन देखे जाए तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन्स ये आपको देखने को मिलती है। कंपोजिशन क्या है? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स, इनके पॉलीमर्स होते हैं। कैसे बनता है ये? जब लिपिड्स की परऑक्सीडेशन होती है, खास तौर पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लिपिड परऑक्सीडेशन होती है, उसके नतीजे में लाइपोफ्यूसिन बनता होता है। अब ये कौन से सेल में देखने को मिलेगा? बूढ़े इंडिविजुअल में होगा और उसके ऐसे सेल्स में होगा जो लॉन्ग लास्टिंग सेल्स होते हैं, लाइक हार्ट है, न्यूरॉन्स है, नहीं न्यूरॉन्स कहाँ से आगे, हार्ट है, क्लोन है, लीवर, किडनी, आइस, इनमें देखने को मिलता होता है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो लेट्स रिवाइज कि एजिंग के साथ अडेप्टिव इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, थाइमस की इन्वोल्यूशन होता है जिसकी वजह से टी सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन मेमोरी सेल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लंग्स के अंदर बात करूं तो टोटल लंग कैपेसिटी अनचेंज होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है और फंक्शनल फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कम हो जाती है। क्लियर।
तो ये बात रट्टा मार लेना। और लाइपोफ्यूसिन गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है, गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है। एजिंग क्या होती है? प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन फंक्शन, जिससे डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीवीएस के अंदर वेसल स्टिफ होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज कम हो जाता है, वाल्व कैल्सीफाई होते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम के अंदर थाइमस की इन्वोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से नेव या इमेच्योर जो टी सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मेमोरी सेल्स प्रिजर्व रहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इलास्टिक रिकॉइल कम होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लायंस बढ़ती है। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन FEV1 कम हो जाती है। हाइपोक्सिक डिराइव्ड ब्लंट हो जाती है। स्किन के अंदर इंट्रिंसिक कोरोनोलॉजिकल और एक्सट्रिंसिक में फोटो एजिंग या सोलर इलास्टोसिस होता है। और लाइपोफ्यूसिन गोल्डन ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट है। कैसे बनता है? लिपिड पर ऑक्सीडेशन से। और ये हार्ट, लीवर, किडनी में देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।